नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, बिहार में चुनाव के लिए दोनों चरणों के नामांकन का काम पूरा हो गया है। सेनाएँ सज गई हैं, प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन इस बीच बहुत कुछ घट रहा है। जनसुराज के कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन भरने के बाद नामांकन वापस ले लिया है। नीतीश कुमार आज से अपनी सभाओं के लिए निकल गए हैं और पूरी चुनावी सरगर्मी आ गई है। बिहार में क्या माहौल है और बिहार की चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुमार नीरज, पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं और काफ़ी अ, अध्ययन है उनका बिहार की राजनीति पर। तो नीरज जी, आपका स्वागत है। अ, जी, नमस्कार। हमेशा की तरह हमारे साथ राकेश रंजन हैं, बिहार पर चर्चा करने के लिए, आप सब इनसे परिचित हैं। हमारे साथ प्रियेश कुमार सिन्हा जी हैं, पुराने पत्रकार हैं, धाकड़ पत्रकार रहे हैं और दैनिक जागरण जमशेदपुर के संपादक हैं। उसके पहले उन्होंने बिहार में कई जगह काम किया, कई बड़े संस्थानों में काम किया। प्रियेश जी, आपका भी स्वागत है और हमारे साथ कुमार विकास जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपका भी स्वागत है विकास जी। तो आप सबों से का स्वागत करते हुए मैं पहला सवाल करूँगा राकेश जी से कि राकेश जी, बिहार की जो पूरी चुनावी अभी जो स्थिति है, जो पूरा चुनावी परिदृश्य है, मैं चाहता हूँ कि उस पर एक बार आप एक संक्षेप में अपनी बात रखें, उसके बाद मैं बाकी लोगों की तरफ आता हूँ। जी, नमस्कार। देखिए, बिहार की सियासत में एक को आईने की तरह देखेंगे ना, तो आईने का सिराजा जो है ना, पूरी तरह बिखरा दिखता है। आप एनडीए में देखें, जो भी कवायद हो, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसका लबो-लुआब जो है, जहाँ स्थिति पहुँचती दिख रही है या होने वाली दिख रही है, आगे चर्चा होगी तो बताएँगे। महागठबंधन की स्थिति भी वही है कमोबेश। एक तीसरा कोण बनाने प्रशांत किशोर आए थे, तो उनकी भी अब स्थिति वही है कि होता है ना कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श की बात होती है, लेकिन आज की तारीख में जो भी बातें कही जा रही है, उम्मीदवार का भाग जाना, तमाम चीजें और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो तीनों गठबंधन में लग रहे हैं। तीनों गठबंधन जो हम करें, एनडीए, एनडीआई और फिर प्रशांत किशोर की, जिनका टिकट कटा, वो कुर्ता फाड़ना, ये करना, रोना धोना, तमाम चीजें हुई, तीनों गठबंधनों में हुई। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है जब उम्मीदवार भागने लगते हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं तीनों जगह हुई है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि वही जो मैंने कहा ना कि आईना का सिराजा जब बिखर जाता है तो तस्वीरें आपकी बहुत स्पष्ट नहीं दिखती है, बहुत धुंधली दिखती है। और हमसे ज्यादा तो कुमार विकास जी बताएंगे, चूंकि ये हमारे साथी रहे हैं और अधिवक्ता भी हैं और हाजीपुर के बहुत रेनाउंड अधिवक्ता हैं और तमाम बिहार को जमीन से जानते हैं। नीरज जी को भी मैंने आग्रह किया था कि आप आइए, उस दौर के पत्रकार है, जो पत्रकार कई लोग हमारे साथ आते हैं परिचर्चा में और तमाम चीजें होती है, तो बखूबी बताएंगे और सब है। तो कुल मिला के वही कि आईना का सिराजा बिखर जाने की बात है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोशिश करें, परत खोलते हैं तो चीजें स्पष्ट होंगी। जी जी, नीरज जी, बिहार की जो राजनीति है, बड़ी चर्चा होती है कि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन ऐसा कोई गठबंधन तो दिखा नहीं, ना कोई चुनाव पूर्व टिकटों का बँटवारा ना तो कभी सामने खुल कर आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ तक कि लोग अलग-अलग अपना टिकट जारी करते रहे। महागठबंधन में भी वही स्थिति रही। कौन सीएम फेस है दोनों की तरफ से अभी तक ये भी अनाउंस नहीं है। तो बिहार की जनता क्या सोच रही है? नीरज जी। नीरज जी का लगता है संपर्क कट गया। प्रियेश जी से यही सवाल है। प्रियेश जी, आप लंबे समय तक बिहार में रहे हैं और आपने वो दौर भी देखा है जिस दौर की बात आज बीजेपी के बड़े नेता और मोदी और अमित शाह जंगल राज की याद दिलाते हैं। क्या अभी क्या स्थिति आपको लग रही है? सवाल तो आपने पहले जो मैंने नीरज से किया था वो आपने सुन लिया होगा, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, देखिए अभी जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। इसमें दो पहलू हैं। इसमें जो एक गठबंधन है वो अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोई बार्गेनिंग वाली स्थिति न रहे, जैसा कि पिछली कई दफा हो चुका है। और दूसरा जो गठबंधन है उसमें चुनौती राजद को छोड़ के बाकी जो उनके साथ है अपनी राजनीतिक जमीन, अपनी हैसियत तलाशने की है। वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये जो गठबंधन में आप आपसी लड़ाई देख रहे हैं, ये अपने वजूद को, अपने महत्व को बनाए रखने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में फायदा होते दिख रहा है एनडीए का, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और एक जो तीसरा कोण उभर रहा था प्रशांत किशोर का, तो वो उस तीसरे कोण का मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि चुनाव की घोषणा, टिकटों की घोषणा के बाद वैसा कुछ रहेगा नहीं, तो वो कोई तीसरा कोण बनता नहीं दिख रहा है। चौथी बड़ी बात इस चुनाव में एक अंतर ये है कि इस बार चिराग पासवान अकेले अलग नहीं लड़ रहे हैं, जी वो एनडीए में शामिल हैं, तो इसका पॉजिटिव असर कुछ देखने को मिलेगा और इसका फायदा जेडीयू को ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद है कि जेडीयू की कुछ सीटें बढ़ेंगी, जी। और तो इन विकास जी की सीटों के तरफ बढ़ने के हाँ जी इन जी जी बोलिए। सीटों के बढ़ने के कारण चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी। विकास जी की तरफ आते हैं। आपके इलाके में भी काफी कुछ चल रहा था। मुन्ना शुक्ला की बेटी को पहले टिकट नहीं मिला, बाद में उनको टिकट मिला। तो आप जिस इलाके से आते हैं, वैशाली का इलाका है और जो उससे सटे इलाके हैं, वहां पर स्थितियां क्या है चुनावी? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वैशाली जिला की जो बात करते हैं तो वैशाली जिला में 2020 के चुनाव में दोनों गठबंधनों को 4-4 सीटें थी। अभी एनडीए को एज मिल गया है थोड़ा सा। जन सुराज का कोई फैक्टर नजर नहीं आता है वैशाली जिला में। जन सुराज ने भी कैंडिडेट को इंपोर्ट किया है बाहर से। लोकल लेवल पर जिन लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए, आपको टिकट दिया जाएगा, उन लोगों में से किन्हीं को टिकट उसने दिया नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को ले आके टिकट दे दिए हैं। प्रतिभा सिन्हा है, उनको टिकट दिए। उनका घर भी वैशाली में पड़ता है, हाजीपुर से टिकट दिए हैं, जिनको हाजीपुर में जानने वाले लोग नहीं हैं। और महागठबंधन इस तरह से बिखरा हुआ है यहाँ कि आपको वैशाली में, वैशाली विधानसभा सीट पर डॉक्टर संजीव सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अजय कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दे दिया। दोनों आपस में लड़ेंगे तो एनडीए को एज होगा। लालगंज में भी कमोवेश वही स्थिति है। शिवानी शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, उनको आरजेडी ने अंतिम समय में टिकट दिया। कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा को टिकट दिया। अब आदित्य कुमार राजा ने आखिरी समय में अपना नाम विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के पीछे कहा जाता है कि संजय कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका प्रभाव ज्यादा रहा, क्योंकि वो वैश्य समुदाय से आते थे और वैश्यों का वोट बीजेपी का ही था। इसीलिए उन्होंने, उनके विड्रॉ करने से महागठबंधन की स्थिति और कमजोर हुई है। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के पुत्र हैं, वो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि महुआ से आरजेडी ने भी मुकेश रोशन को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन तेज प्रताप यादव द्वारा महुआ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अपने रीजन में स्थापित किया गया था, जिसका प्रभाव है वो भी महागठबंधन के प्रत्याशी को कमजोर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में भी तेज प्रताप यादव ने एक प्रेम यादव हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनको टिकट दे दिया है, जिससे वो भी आरजेडी का वोट काटेंगे। तो यही कमोवेश यही स्थिति है कि हाँ, एनडीए को एज मिलता दिख रहा है। और आपके बगल में जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी का जो इलाका है, उधर क्या स्थिति है? देखिए, पूरे तिरहुत प्रक्षेत्र में पूरे 49 विधानसभा क्षेत्र हैं और 49 विधानसभा क्षेत्रों में 33 पर पिछले बार 2020 में 33 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। कमोवेश वही स्थिति रहेगी, उससे बेहतर होगा। एनडीए का स्थिति कमजोर नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति है अभी सुन रहे हैं कि सुगौली में
वीआईपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया, अभी कोई श्वेता सुमन का भी नॉमिनेशन, आरजेडी प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होने की खबरें चल रही हैं। तो नॉमिनेशन ही जब रद्द हो जा रहा है तो उस प्रत्याशी की गंभीरता को समझा जा सकता है कि किस तरह के गंभीर प्रत्याशी लोग हैं जो अपना नामांकन फॉर्म भी सही ढंग से फिलअप नहीं करवा पा रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे क्षेत्र में। यही परिस्थिति है जी। नहीं सर, यहाँ हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा हम इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। आप विकास जी इन चीजों को स्पष्ट करिए। नामांकन तो कोई सामान्य लोग अपने तो खुद भरता नहीं है, नामांकन भरने वाले कोई अपने जैसे कोई काबिल वकील होंगे जिनको लोग रखता होगा, तमाम चीजें हो रही है। तो कहीं ऐसा तो आपको मैंने इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं सब आपको क्या लग रहा है कि जानबूझ के कुछ हो रहा है? नहीं तो फिर तो कोई जो वकालत करने वाले हैं, जो अधिवक्ता है, उनकी भी तो काबिलियत पर संदेह है ना कि भैया किस रूप में बातें हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आपका कहना सही है कि अधिवक्ता लोग जो भी भरते हैं उनके काबिलियत पर भी संदेह तो जाता ही है, लेकिन कोई भी जो गंभीर प्रत्याशी होता है वो अपने फॉर्म को कम से कम 10 जगह चेक कराता है। अच्छा। अमूमन ये देखा जाता है कि कम से कम 10 जगह चेक कराता है। चेक जब नॉमिनेशन करने जाता है तो वहाँ बाहर बैठा हुआ सरकारी पदाधिकारी जो है वो आपका फॉर्म देख के आपकी गलतियों को बता देता है, उसको सुधार करने का जगह भी बताता है, आपको देता है फॉर्म कि आप सुधार करके जमा करें। क्योंकि इतना वहाँ पोह में ये लोग का गठबंधन हुआ है कि आखिरी दिन लोग जा रहे हैं नॉमिनेशन करने और सुधार का मौका जो इनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण भी ये हो रहा है। अब वीआईपी का जो नॉमिनेशन रद्द हुआ उसके कारणों में आ रहा है कि उनको 10 प्रस्तावक देना था, क्योंकि एक प्रस्तावक सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी जिनको मान्यता प्राप्त है वही दे सकते हैं। जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं उन या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन लोगों को 10 प्रस्तावक देना है। और जो वहाँ हुआ आपको सुगौली में, वहाँ तो शशिभूषण सिंह ने एक ही प्रस्तावक दिया जिसके कारण रद्द हो गया। तो जो अफरा तफरी की स्थिति है उसके कारण जो है, तो कुल मिला के आप ही कह रहे हैं कि एनडीए को एज हो रहा है और जो महागठबंधन है वो भले जमीन पर उसका वोट हो, लेकिन चीजें बिगड़ती जा रही है। जो उन्होंने आपस में तालमेल में देरी की और जो बातें हुई, अब कुल मिला कर देखिए, एक सवाल हाजीपुर से हम शुरू करते हैं। देखिए हाजीपुर में, वैशाली में कहा जाता है कि नित्यानंद राय एक बड़े चेहरा है। कहने को तो उनको बीजेपी ने अध्यक्ष भी बनाया था, तमाम चीजें हुई थी एक यादव चेहरा के रूप में। हाजीपुर विधानसभा सीट पर अब कहा जाता है कौन है, रिश्तेदार हैं, क्या है, कैसे हैं, हमको तो मुकम्मल जानकारी नहीं है। उनको उम्मीदवारी मिली। अब देव कुमार चौरसिया को आप जानते होंगे, आज से नहीं है, समता पार्टी के गठन से वो उम्मीदवार होते थे, जिस समय नीतीश कुमार ने बनाया था, बाद में आरजेडी के खेमे में आ गए, तमाम चीजें हो गई। लालगंज का तो समीकरण बदलता रहा, तमाम चीजें कह रहे हैं। मुन्ना शुक्ला की बात हुई तो मुन्ना शुक्ला 2000 में पहली बार जेल से चुनाव लड़े थे। आपको याद होगा कि 10-12 आपराधिक छवि जो कहा जाता था, बाद के दिनों में कुछ बड़ी हुए और मुन्ना शुक्ला तो सजा याफ्ता है, चीजें हैं। आज के तारीख में लालू प्रसाद के पाले में आ जाना ठीक है, अंतः सीटें ले लेना और तमाम जो चीजें हुई, तो कुल मिला के कई कई ऐसे चेहरे हैं। आप राघोपुर की बात करेंगे तो आप सतीश कुमार जैसे चेहरे यादव ही थे जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था। पिछले चुनाव में जब तालमेल हो गया आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का, उनकी सीटें कट गई, वो आज के तारीख में कहाँ है। तो जो जमीन पर छोटी छोटी चीजें होती है, ये नामांकन की चीजें तो अलग हो गई, लेकिन जमीन पर जो समीकरण बनता है उसको आप किस रूप में देखते हैं, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि हम लोग लंबी चर्चा करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सीट दर सीट चीजें स्पष्ट हों कि भाई नित्यानंद राय क्या सही में आज के तारीख में भाजपा ने उनको छतरप के रूप में माना या कुछ ऐसी चीज हो रही है, वो भी बहुत फैक्टर है। मुन्ना शुक्ला को अगर राजद ने लिया है तो कुछ बातें होंगी, चूंकि मुन्ना शुक्ला के साथ जेल में रहते चुनाव दिखने वाले तो रामा सिंह भी थे, जो महनार से चुनाव जीते थे, बाद में सांसद बने वैशाली से, और तमाम चीजें हुई। आप सवाल समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ।
और इसमें आप देखिए कि बिहार की राजनीति किसी भी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलती है। बिहार की राजनीति का मात्र एक चीज है, लालू का पक्ष और लालू विरोध, दूसरा कुछ भी नहीं है बिहार में। बिहार में जो 1990 का काल रहा, 1990 से 2005 तक का जो परचम लहराया लालू ने 95 में, और जो आतंक मचाया, उस आतंक के पक्ष के कुछ लोग हैं और कुछ लोग उस आतंक से ग्रसित थे जो विरोध में हैं। यही है मतदान, और इसी के इर्द गिर्द आज भी पूरा बिहार घूम रहा है। न भाजपा के पास अपना कोर वोटर है, न जदयू के पास अपना कोर वोटर है, न आरजेडी के पास कोर वोटर हैं। आरजेडी को जो भी हैं 20, 22, 25% वोट, उसके अलावे जो भी 75% वोट है वो इधर उधर बिखरा हुआ है। इसी बिखराव को एकत्र करने के लिए एनडीए ने अपना गठबंधन किया कि कुछ उसको जोड़ो, कुछ उसको जोड़ो, कुछ उसको जोड़ो। आज भी लालू प्रसाद की आक्रांता जो थी उस समय, लालू प्रसाद ने कुछ नहीं किया, लेकिन लालू प्रसाद के नाम पर जो भय का माहौल बनाया गया क्षेत्र में उनके जाति के लोगों द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा, जिसके कारण ये सब नजर आता है। और आज भी कमोबेश वही स्थिति है। जैसे ही 2015 में नीतीश के सहारे सत्ता में वापसी किए, वैसे ही फिर शुरू हुआ बिहार में। आज भी जो स्थिति है, बीच में जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिले, तेजस्वी के कारण ठीक है नौकरियां तो कुछ मिली ही, लेकिन माहौल बदला। जादुओं के द्वारा हरा गमछा बांध के जो प्रदर्शन किया गया सड़क पर, उन प्रदर्शनों से जो भयभीत लोग हैं वो उनके विरोध में वोट करते हैं, और विरोध में जो मजबूत कैंडिडेट होता है उनको देते हैं। बिहार में एक तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आ रहे थे, लेकिन चुनाव के 5-7 दिन पहले, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5-7 दिन पहले से उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ, जो आज तक गिर रहा है। 5-7 दिन पहले तक उनका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और आज के डेट में प्रशांत किशोर भी वही जो अन्य राजनीतिक दल करते हैं, धन बली को ले आइए कहीं से, पैसा वसूली कीजिए, वही कारनामा उनका भी हो रहा है। बिहार में एक छवि नजर आई थी कि चलो प्रशांत किशोर आया है, ईमानदारी की राजनीति करेगा, लोग उसके तरफ आकर्षित भी हो रहे थे। लेकिन उनका कैंडिडेट का जो चयन किया गया, जो उन्होंने चयन किया, बाहर से लोगों को, धनबलियों को ला के बिठाने का प्रयास किया गया, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। यही है नीचे का रिपोर्ट। यहाँ चूंकि लालू के विरोध में भाजपा नजर आती है, शहरी क्षेत्र है, भाजपा के कुछ वोटर हैं शहर के, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विरोधी वोटर हैं, लालू के विरोधी वोटर हैं, वो एनडीए को वोट करते हैं। महागठबंधन ने इस बार प्रयास किया, लेकिन महागठबंधन से बिहार में लड़ी लालू से भूमिहार जाती। इस बार लालू यादव ने प्रयास किया कि भूमिहारों को भी साधा जाए। इसके कारण उन्होंने 6 भूमिहारों को टिकट दिया। 143 सीटों में उन्होंने 6 भूमिहारों को टिकट दिया। उसी में एक शिवानी शुक्ला भी हैं, उसी में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हैं, मटिहानी वाले बोगो सिंह हैं, परबत्ता के संजीव सिंह हैं, और राहुल शर्मा को दिया गया है टिकट, ये जगदीश शर्मा के बेटे को। तो दूसरी जातियों को साधे बिना अब सिर्फ एक जाति से कोई विधानसभा नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक विधानसभा में वोट पहुंच गया है 3 लाख तक, और एक जाति का वोट होता है 30,000, 40,000, 50,000। तो एक जाति चाहे कि हम जीत जाएं चुनाव, तो 1-2 सीट पर तो संभव है, लेकिन एक मेजोरिटी बना लेना, एक मेजोरिटी ले आना, ये संभव नहीं रह गया है बिहार में।
नहीं नहीं, देखिए आपने जो कहा बातें कंट्राडिक्टरी थोड़ी हो रही है। आपने कहा कि लालू प्रसाद जी का जो शासन काल था, बाद में ठीक है गैप हुआ, नीतीश कुमार के जब साथ आए तो वही हरा गमछा जो भी बांध के इधर उधर घूमे। अब मुन्ना शुक्ला की लड़की को टिकट मिला, शिवानी शुक्ला को। अब मुन्ना शुक्ला की राजनीति कहाँ से शुरू होती है भैया? मुन्ना शुक्ला, आप छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, तमाम चीजें, मुन्ना शुक्ला काहे को जेल में रहे और आज के तारीख में काहे सजा याफ्ता? आनंद मोहन भी उसी टीम देखिए में थे, तमाम चीजें थी। तो आज के तारीख में अगर पलट के ला रहे हैं तो क्या वो हरा गमछा वाले क्या मुन्ना शुक्ला के पास चले जाएंगे वोट देने के लिए? इस बार की जो स्थिति नजर आ रही है, हमने देखा कि जब शिवानी शुक्ला को जिस दिन तक टिकट नहीं मिला था, उसके एक दिन पहले मुन्ना शुक्ला के बंगला पर बहुत बड़ा पंचायत था। उसने पंचायत बुलाया था लोगों से कि हम निर्दलीय लड़े कि नहीं लड़े, तो उसमें वही हरा गमछा वाले लोग ही थे। उसके पंचायत में लगभग 5-7 हजार की भीड़ थी और अच्छा उस भीड़ ने तय किया था कि शिवानी शुक्ला निर्दलीय लड़े। उसी भीड़ में से 10-20 लोग ले जाके रात में लालू तेजस्वी यादव से टिकट दिलवाए थे। 4 बजे भोर में टिकट दिया गया है शिवानी शुक्ला को। तो इस बार तो है कि मुन्ना शुक्ला के लिए हरा गमछा वाले का भीड़ है, वो लोग वोट दे रहा है उनको। अब उनके साथ शिवानी शुक्ला के साथ शिवानी शुक्ला के जाति के वोटर हैं या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। राजद के वोटर जो हैं, यादव वोटर, मुस्लिम वोटर, पूर्ण रूप से मुन्ना शुक्ला की लड़की के साथ हैं। सर आप आगे बढ़िए। स्थानीय स्तर थोड़ा पर हम की जो प्रियेश जी की बात है, तरफ आएंगे, थोड़ा परिदृश्य को थोड़ा व्यापक बनाते हैं। अभी प्रियेश जी ने बात किया था, चिराग पासवान की बात इन्होंने की थी, और बेसिकली एनडीए फोल्डर की बात करते हैं, क्योंकि जो सामने जो गठबंधन है, जो लालू कांग्रेस और वाम दलों का है और बाकी वीआईपी वगैरह है, ये पार्टियां तो उसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मेरा सवाल यह है प्रियेश जी कि बीजेपी और जेडीयू लगभग समान सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अंदर खानी ये बात कही जा रही है लंबे समय से कि भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। इस योजना पर भी काम हो रहा है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो वो नीतीश कुमार को गच्चा देने के चक्कर में। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इस बार चुनाव का परिणाम 2020 की तरह होगा, जब नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटें आई थी? अगर सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद अगर बीजेपी उनको साइडलाइन करने की कोशिश करेगी तो फिर क्या वो लालू नीतीश का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? और जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो वो उन्होंने पिछली बार खेल बिगाड़ा था काफी सीटों पर जेडीयू का। इस बार वो जेडीयू के या एनडीए के फोल्डर में है। नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत है एनडीए में या बीजेपी ज्यादा मजबूत है इस बार? देखिए, अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है और चिराग पासवान के, जैसा मैंने पहले कहा कि एनडीए के फोल्डर में ही चुनाव लड़ने से बीजेपी से ज्यादा फायदा जेडीयू को है, क्योंकि जब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे तो उसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा था। और मेरा जहां तक अनुमान है कि सीटें लगभग बराबर रहेंगी दोनों की, बीजेपी और जेडीयू। और बीजेपी अभी की परिस्थिति में नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वो इग्नोर करेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। इसलिए कम से कम मतदान होने तक तो वो बिल्कुल नीतीश को सामने रखेगी। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी अपने तय कोई प्रयास नहीं करेगी, बल्कि जेडीयू के अंदर से कोशिश करेगी कि कुछ मरमरिंग हो और एक नीतीश का विकल्प जेडीयू में ढूंढा जाए। और ये इसमें बीजेपी कितना सफल हो पाती है, असली देखिए, बिहार में असली राजनीति अभी मतदान तक की नहीं है। असली राजनीति जो होगी वो जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद की। जी, इसलिए कि भाजपा के साथ एक ही दल है जो
जिसके साथ मिलके बीजेपी सरकार बना सकती है वो है जेडीयू। बाकी कोई भी दल बीजेपी के साथ आने से रहा, और जेडीयू के साथ कोई भी आ सकता है। तो जेडीयू एक सर्वमान्य पार्टी के रूप में है बिहार में। जेडीयू को न कहिए, नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता के रूप में है जिससे किसी भी दल को परहेज नहीं है, और यही स्थिति जो है। लेकिन आप एक चीज ये भी देखिए ना, नीतीश की छवि को थोड़ा ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब वो थोड़ा सा मतलब उम्र उन पे हावी हो रहा है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो एक प्रयास हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी नीतीश के साथ कोई अभी गेम करने का सोचेगी। बाद में क्या होगा वो तो सीटों के नंबर पे निर्भर करता है जी। और चिराग पासवान के आने का फायदा निश्चित रूप से जेडीयू को ही मिलेगा। बीजेपी का तो जो है वो है। जी। तो राकेश जी, तो हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं अभी और आगे चर्चा करेंगे भी, लेकिन प्रशांत किशोर को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, और एक समय वे मतलब उन्होंने जमीन पर जो भी स्थिति रही वो मीडिया में तो ये माहौल बना ही दिया था कि वे एक तीसरा विकेट बनकर उभर रहे हैं। अभी विकास जी ने कहा कि अभी 2-3 दिनों से उनका ग्राफ गिरा है, और ये दिखाई भी दे रहा है, वो हताशा में बोल रहे हैं, और वे लगातार कुछ तस्वीरें डाल रहे हैं कि फलाना अमित शाह से मिल रहा है हमारा उम्मीदवार, और कुछ धर्मेंद्र प्रधान से मिल रहे हैं, और बीजेपी के कहने पर हमारे कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि भाई आप कैसे कहें, आपने एक समय राजनीति में शुचिता की बात की, आप सबको एक्सपोज कर रहे थे, और आप ऐसे कैंडिडेट खुद उतार रहे हैं जो बीजेपी से जाके मिल जा रहे हैं। तो ये तो कैंडिडेट का चुनाव तो आपको करना था, तो आपने कैसा कैंडिडेट चुन लिया? जैसा विकास जी कह रहे थे कि जहां तहां से वो कैंडिडेट उठा के ला रहे हैं, पैसे पे कैंडिडेट ला रहे हैं, तो फिर राजनीति में जिनको कहा जा रहा था कि वे केजरीवाल बन रहे हैं और विकल्प दे रहे हैं तीसरा, वो तो उसी राजनीतिक भेड़ चाल के एक मोहरे बनकर, एक हिस्से बनकर सामने आ रहे हैं। तो अब आप क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई फैक्टर है, या चुनाव भी पहले की तुलना मुकाबले जैसे एक तरफ लालू का खेमा है, दूसरी तरफ बीजेपी और नीतीश का खेमा है, यही पैटर्न पर चुनाव होगा? देखिए, बिहार की तस्वीर साफ है। मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो हम आईना का सिराजा बिखरने की बात कहे हैं, तो मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बातें कही है। देखिए, चुनाव हो रहा है आज के तारीख में, एनडीए बनाम इंडिया ही हो रहा है। अब इंडिया तो केंद्र स्तर से बातें शुरू हुई थी, बिहार में तो है भी नहीं, झारखंड में भी नहीं था, भले महागठबंधन जो भी कह के उसका जो भी स्वरूप बना ले। और प्रशांत किशोर के बारे में हमको लगता है कि दर्जनों चर्चा में मैंने बातें कही है। राजनेताओं के साथ लग के आप राजनेताओं को आगे बढ़ाने का दुकान खोलना, माने किसी सामान का दुकान खोलना, किसी ब्रांड है, लीजिए भैया विकास दिया है, भैया हमको कोका कोला दो, पेप्सी दो, दे देना। लेकिन खुद पेप्सी और कोका कोला बनना में बहुत फर्क है, वो 2 दिन में नहीं होता है। आप रणनीतिकार हो सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन जब चुनाव मैदान में आप रहे हैं तो फिर आपको अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी। और खासतौर से बिहार, देखिए, इतनी बहुत सामान्य जमीन नहीं है। अभी जो हम लोग ने चर्चा की विकास जी के साथ, जो उनको हम खोलने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मुन्ना शुक्ला और जो तमाम चीजें हो रही, और 2000 में जीते, कैसे जीते, बाद में जीते रहे, पत्नी भी जीती और तमाम चीजें हुई, आज के साथ वो मैदान में आए हैं, सजायाफ्ता आए, और बेटी को इसलिए दिवाया किया है, तमाम चीजें क्यों हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है, जद्दोजहद है, जद्दोजहद यह है कि जो एनडीए के खिलाफ जो वोटर है, जो कह रहे थे ना हरा गमछा वाले और कौन गमछा वाले, उसकी बेचैनी यह है कि भैया हम सत्ता से दूर है, हमारी चीजें चल नहीं रही है। जो जमीन पर जो बदलता है ना, बिहार में जमीन पर घूमेंगे तो आपको सही चीजें पता चलेंगी। कि हमने नित्यानंद राय की चर्चा की, हाजीपुर की चर्चा की, हम लोग उसी जमीन से पले बढ़े हैं, हमने देखा है कि वो यादव कौन थे। आज के तारीख में जो नए यादव का उभार हुआ, नित्यानंद राय किस रूप में आ गया और क्या हुआ, वहां पर आर्थिक रूप से क्या बदला, तमाम अर्थतंत्र और जो चीजें हुई। अभी विकास जी ने ही कहा कि मुजफ्फरपुर से आप देखे होंगे कि
पिछले बार चुनाव में कैप्टन जनार्दन निषाद के लड़के कई बार सांसद होते थे, वो राजद से शुरुआत किए थे, तमाम चीजें। पिछले बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, अभी चले गए, उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, क्या रहमान निषाद या रहमान निषाद नाम है, ये करेक्ट हम नहीं हो रहे हैं, हो सकता है हमारे पास ध्यान में नहीं है। तो कुल मिला के जो चीजें हो रही है, प्रशांत किशोर की चीजें आहिस्ता आहिस्ता सही जा रही थी, ये बहुत सही बात है, लेकिन वही कोई नेता नहीं बन पाए। उनका जो एरोगेंस है और जो तमाम चीजें हैं जो डिक्टेट कराने की बात है, और अंततः जो उन्होंने, मैं सूत्रधार हूं, भाई सूत्रधार होना अच्छी बात है, सूत्रधार क्या होता है, क्या पर्दे के पीछे है। हम लोग गांव में नाटक करते थे कभी दीपावली में, छठ में, तो क्या होता था, जो सूत्रधार है, जो डायरेक्टर है, वो क्या होता था, अगला जो आगे जो पात्र है वो डायलॉग भूल जा रहा है तो पर्दे के पीछे कान में लगा के हम लोग बोलते थे तो आगे बढ़ता था। भैया आप कैसे सूत्रधार हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, और आज की तारीख में अगर यार रोना रो रहे हैं कि मेरे उम्मीदवार को कोई मिला ले रहा है, अमित शाह कर, भाई अमित शाह क्या अचरज क्या कर रहे हैं, भाई वो राजनीति कर रहे हैं ना, उनका काम है, उनसे क्यों नहीं बैठा, आम दाम दंड भेद के सहारे राजनीति चलती है, आपने कौन सी राजनीति की, आप किस उम्मीदवार को लाया, कैसे बैठ गया तमाम चीजें। तो जो बी टीम की बातें होती थी, आज की तारीख में अगर कोई कहे कि प्रशांत किशोर सच में बी टीम है तो इसमें आश्चर्य क्या होगा, वो रोना रो रहे हैं कि बीजेपी बैठा रहा है, तमाम चीजें हो रही है। अगर पलट के हम एक लेमन की तरह ही सवाल करें कि भैया उनका जानबूझ के वो बी टीम है ही है, जानबूझ के ऐसा उम्मीदवार दे रहे हैं जो बढ़ जा रहा है। अब आप देखिए ना भाई, सम्राट चौधरी के साथ वीआईपी ने उम्मीदवार दिया, वो बैठ गए, भाई कैसा उम्मीदवार दिया, क्यों दिया। तो कुल मिला के चीजें कि देखिए, प्रशांत किशोर को भी हम आज की तारीख में जीरो नहीं कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से समझने में चूक होती है, हम लोगों ने कई चर्चा में कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, वो दावा करते हैं, अरे भैया आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, नरेंद्र मोदी का संगठन था, तमाम चीजें थी, नरेंद्र मोदी दो टर्म के वहां मुख्यमंत्री रहे हुए थे। आपने ममता बनर्जी को बनाया, ममता बनर्जी ने 32 साल के वामपंथ को उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी की कहानी है, 2-2 महीने अनशन पर बैठती थी और उठा उठा के, हम तो उस समय कलकत्ता में इसे पर में काम करते थे तो देखते थे, उठा उठा के फेंक देता था, जाके जबरदस्ती पानी उनी चढ़ाने लगता था, क्या करता था। आपने नीतीश के साथ ही रहे, लालू जी भले उनके साथ थे, तमाम चीजें की, आपको अगर करना ही था और आप रणनीति के स्तर पर इतने ही विद्वान थे तो जो युवा बदलेंगे उत्तर प्रदेश में खाट सम्मेलन तक काहे नहीं राहुल गांधी को जिता दिए। मैंने तो कई बार आपसे चर्चा में कही कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनाओ ना, जो भी फीस लोगे हम देंगे। तो चीजें आ रही है, उनको देखिए, प्रशांत किशोर आज के तारीख में हमको नहीं लगता है कि ये 5 सीट जीतेंगे, ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको कोई प्रशांत किशोर से बैर नहीं है, भगवान करे वो सत्ता में आ जाए तो उन्हीं के बारे में बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग की रणनीति का स्तर पर चूक हुई, हो सकता है समझने में चूक हुई होगी, लेकिन आज के तारीख में हम कह रहे को 5 सीट नहीं जीत रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। लेकिन उनको अब बिहार में ये कारोबार की तरीके से कुछ होता नहीं है, जिस तरीके से 3 साल पैदल चले, तमाम चीजें हुई, हो सकता है भूल चूक हुआ होगा, एक रणनीतिकार से नेता बनने का सफर आसान नहीं होता है। तो ठीक है, नेता बने हैं, अगले 5 साल और अगर बिहार में टिक के रहेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे, तमाम चीजें होंगी तो कुछ अच्छी बातें होंगी। आज की तारीख में प्रशांत किशोर कुछ फैक्टर नहीं है, और अब तो घोषित रूप से उनको बी टीम मान लिया जाएगा ना, जिस तरीके से उम्मीदवारी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। तो कुल मिला के यही स्थिति है, लड़ाई एनडीए और इंडिया की ही है, इसमें जो भी स्थिति हो गई है, तमाम चीजें हो रही है, और सभी अपने स्तर पर दुरुस्त करने की कोशिश में है, तो सीधी लड़ाई है। और वही है, जद्दोजहद यह है कि जैसा कि विकास जी ने कहा, लेकिन बातों थोड़ा जिस तरीके से कह रहे हो, एक बेचैनी जो है ना, छटपटाहट, वो छटपटाहट है अपने को डोमिनेट करने की, तो वही जो है ना, इसी के इर्द गिर्द बिहार चल रहा है, और बिहार का चुनाव भी चल रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि प्रिय जी ने कहा, नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। भले कोई कहता है नीतीश जी जब गए उनका एंटीना पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, हमको जो जानकारी है कोई उनका एंटीना पकड़ नहीं रहा है, वो तमाम चीजें हुई। अगर ऐसा होता तो सुदर्शन कुमार का टिकट नहीं करता, वो भले 2 आदमी को टिकट दे दिए, तमाम चीजें हो। भाजपा ने भी जिस तरीके से जाल बिछाया है, उसमें यह हो रहा है कि कोई हम पर लांछन न लगे,
कोई लांछन न लगे कि हमने नीतीश कुमार को की टांग खिंचाई की, तमाम चीजें हुई। नीतीश कुमार आज के तारीख में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए। अगर ये करता होता तो हाजीपुर से बीजेपी का टिकट काट के नित्यानंद राय के जो चहेते हैं, रिश्तेदार हैं, तथाकथित जो हैं, हमको नहीं पता क्योंकि हम लंबे समय से थोड़ा वहां से दूर रहे। आपको देना था चौरसिया को दे देते जो वहां से आरजेडी का उम्मीदवार था। आपका समता पार्टी के समय से संघर्ष था, नहीं हुआ। कई कई लोगों के टिकट करते, तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के यह हो रहा है कि नीतीश को क्रिटिसाइज करो, लेकिन जैसा प्रिय जी ने कहा, चुनाव में भले चिराग पासवान 100% स्ट्राइक की बात कर लें, 5 लोकसभा चुनाव जीत के, तमाम चीजें आज के तारीख में वो जिस रूप में सामने है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के चिराग पासवान भी हमको नहीं लगता है कि 10 सीटें जीतने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, विकास जी ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि वहां जमीन से जुड़े हुए हैं। हमको जो समझ रहा है, क्योंकि हमको जो जहां तक जानकारी है, विकास जी उसके वकील थे फॉर्म भरने वाले, तो इनको पता होगा वो कैसे उस समय दावे के साथ ही बोल रहे थे कि जीतेगा, सच में जीता। अब आज के तारीख में का सच्चाई है नहीं है जमीन पर, हम बोल रहे हैं कि चिराग पासवान भी आज के तारीख में वो हैसियत नहीं हो रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे। आज के तारीख में सर बिहार में 95 सीट पर जो अब तक स्पष्ट हुआ है, 95 सीट पर आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार आमने सामने हैं। जो तस्वीर है, आरजेडी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है? 143-42, भले उसमें फ्रेंडली फाइट भी हो रहा। नीतीश जी 101-2 सीट पर चुनाव लड़ रहे। अगर 95 सीट पर दोनों है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन? नहीं तो नीतीश जी जीतेंगे, नहीं तो लालू जी की पार्टी जीतेगी। तो अगर 95 सीट नीतीश जी के पास रही या लालू जी के पास रही तो तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको जो समझदारी हो रही है, तो फिर सत्ता के लिए कितना दिक्कत हो रही है। हम कह रहे हैं चिराग पासवान 10 सीट जीत भी नहीं पाएंगे, प्रशांत किशोर जीत नहीं रहे हैं, तो बीजेपी क्या 60 सीट 70 सीट जीत करके अकेले तो सत्ता में आएगी नहीं। तो नीतीश जी को तो आपको पकड़ना ही होगा। और जो भी है, वाम दल तो आपसे अलग होगा नहीं, वाम दल तो कोई, वो तो बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के यही स्थिति है। और हमको लगता है विकास जी से बार चिराग पासवान की स्थिति पूछ ली जाए, हमको लगता है कि कुछ सही बता पाएंगे जी। हाँ, विकास जी की तरफ ही आ रहे थे। विकास जी एक तो बताएंगे कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है उसमें कहाँ कितने सीटों पर जीत सकते हैं। दूसरा आपने एक बात कही थी कि बिहार में जो वोट है वो या तो प्रो लालू वोट है या एंटी लालू वोट है। तो जो बिहार में एक बड़ा वर्ग उस वोट का भी है जो सामाजिक न्याय का वोट है, और वो लालू से खिन्न होकर, जो जंगल राज का दौर था उससे नाराज होकर, असंतुष्ट होकर नीतीश की तरफ आया, वो बीजेपी का वोटर नहीं। मेरा सवाल ये कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ वैसे वोट जो सामाजिक न्याय के वोट जो नीतीश कुमार की तरफ थे, क्या वो वापस लालू की तरफ जाएंगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही बिहार में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसलिए लागू नहीं हो रहा है कि जो सामने से जो महागठबंधन का जो प्रत्याशी आ रहा है, वो प्रत्याशी भी लोगों का देखा परखा है और उस प्रत्याशी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हम मजबूरन लोगों को वोट देना है, मजबूरी में लोग एनडीए को ही वोट देना पसंद करेंगे। ये खुशी से प्रशांत किशोर जिस रूप से उभर रहे थे, सही मायने में अगर प्रशांत किशोर अपने जो उनका बढ़ रहा था कद, उस कद के पर बने रहते, उस ढंग से चुनाव लड़ते, तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है, उसका वोट जो है वो प्रशांत किशोर की ओर जाता। लेकिन अब प्रशांत किशोर को नहीं रहने के कारण या ऐसे उम्मीदवार को ले आने के कारण जिनका कोई पहचान नहीं है क्षेत्र में, लोगों को मजबूरी में पुनः एनडीए की ओर ही देखना है। अभी हमारे हाजीपुर की जो स्थिति है, सारा सड़क गड्ढा है, मुख्य सड़क से लेके मोहल्ले की सड़कें, सारा सड़क गड्ढा है। यहाँ 25 वर्षों से बीजेपी का विधायक होते रहा है। पहले जो गृह राज्य मंत्री आज हैं, वो विधायक हुआ करते थे हाजीपुर से।
अब अवधेश जी विधायक हो रहे हैं, उन्हीं के मुंशी रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हीं के रिलेटिव भी हैं, तो अब वो विधायक हैं। लेकिन मजबूरी है लोगों की कि वोट उन्हीं को देना है, क्योंकि यहाँ से देव कुमार चौरसिया है। देव कुमार चौरसिया लगभग आरजेडी से भी लड़े, फिर जदयू से भी लड़े, फिर आरजेडी से लड़े, अब फिर आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो हमारे क्षेत्र का यही स्थिति है, हाजीपुर का। और जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान का इलाज तो नीतीश कुमार ने कर दिया है। जैसे चिराग पासवान ने जो दगाबाजी की थी नीतीश कुमार के साथ पिछले चुनाव में 2020 में, नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान मिल के चाहते थे कि नीतीश कुमार को बेदखल कर दिया जाए। 29 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई थी, पहले जो आया था आपको ये 29 सीटें चिराग पासवान लड़ेंगे, उसमें 27 सीटें थी जो जीती हुई सीटें चिराग पासवान को दी गई थी, जिस पर कम मेहनत के बावजूद चिराग पासवान जीत सकते थे। नीतीश कुमार अगर बीमार होते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार ने जानबूझकर, जब चिराग पासवान की सीट घोषित कर दी गई, तो उन सीटों पर जहां जदयू प्रत्याशी जीते हुए थे या जदयू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे, वहां पर पहले कैंडिडेट का घोषणा कर दिया। और आज जो चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जिसमें 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर आज तक एनडीए ने नहीं जीत दर्ज किया, आज तक एनडीए जीत दर्ज नहीं किया है, वैसी 27 सीटों पर उलझ रहे हैं। सिर्फ 2 ही सीटें हैं जहां एनडीए आराम से जीता है, और वो 2 सीटें ही चिराग पासवान को दी गई। 27 सीटें हारने वाली सीट दी गई, जिस पर एनडीए का आज तक कभी तो हाँ, तो जो 2020 में जो खेल किया था चिराग ने, वही खेल उनके साथ हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ 29 में से 27 सीटों पर अभी खाता ही नहीं खुला। तो या तो चिराग खाता खोल के उपलब्धि हासिल करें या फिर अपना संघर्ष करेंगे। तो खैर, चर्चा हो गई है काफी। हमारा प्रियेश जी से कहेंगे कि अभी का जो सिनेरियो है नामांकन के बाद का, और अब असली चुनावी दंगल शुरू होगा, नेता आएंगे, भाषण होंगे, एक आम बिहारी के रूप में आप क्या देख रहे हैं कि क्या इस चुनाव से कुछ बदलता है? खास करके वैसे लोगों को टिकट मिल रहा है जो जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे मैथिली ठाकुर की बात करें। इन लोगों को फॉलोअर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कितने हैं, उसके आधार पर टिकट मिल रहा है। क्षेत्र की 3 लाख जनता में से 3.25 लाख जनता भी जानती ना हो, लेकिन यूट्यूब पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अब सब्सक्राइबर भी आधार बन रहा है लोगों को टिकट देने का। आप उधर देख रहे हैं रितेश पांडे हैं, तो ये लोग तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर के बेस पर, उस पॉपुलैरिटी के बेस पर आ रहे हैं, उनका तो कोई ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र का जो इस तरह का जो डिजिटलीकरण हो रहा है, या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया के ताकत के दम पर जो लोग चुनाव जीत कर आते हैं, वो क्या ग्राउंड पर जनता का भला कर पाएंगे, क्या जन समस्याओं को हल कर पाएंगे, और क्या जो आम बिहारी की जो इच्छा आकांक्षा है, जो पिछले दशकों से या काफी लंबे समय से बिहार की जो समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार, उस पर क्या कोई असर पड़ेगा, इसको कोई फायदा होगा इन लोगों को? देखिए आनंद जी, बिहार के जो चुनाव हो रहा है और जो मुद्दे हैं और जिस तरह से गठबंधन है और जिस तरह के प्रत्याशी हैं, उससे नहीं लगता है कि बिहार की स्थिति में कोई अगले 5 साल बदलाव होने जा रहा है। और ये एक खतरनाक स्थिति है, और मुझे जहां तक लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बिहार में एक क्रांति की जमीन तैयार हो रही है। जिस तरह से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो राजनीति में आ गए हैं,
और वो राजनीति को सेवा भाव से या एक व्यवस्था को ढंग से चलाने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ मतलब एक तरह से समझिए कि जो कारोबारी वाली मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति के तहत वो राजनीति में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति में ये चलन। आपने जो कहा कि जो लोग समाज से, जनता से नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों का सामने आना और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि के रूप में उनको सामने लाने का प्रयास करना, ये राजनीति के हित में नहीं है मेरे विचार से। अगर उनको नहीं, उनका आना गलत नहीं है, उनको राजनीति में आना चाहिए, और लेकिन सीधे बिल्कुल उनको एकदम प्रतिनिधि के तौर पे आप उतार दीजिए, वो गलत है। ठीक है, उनको आप मौका दीजिए, 5 साल, 4 साल, 2 साल जमीन पे कुछ काम करें, अपनी पहचान बनाएं, एक अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उसको दिखाए नेतृत्व की। फिर उसके बाद उनको MP, मुखिया, विधायक वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लाने में कोई गलत नहीं है। मतलब वो आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधे लाके बैठा देना, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। और इससे जो कार्यकर्ता के स्तर पे जो असंतोष पैदा होगा, और मुझे लगता है कि हर पार्टी में ये इस तरह का असंतोष उभर रहा है जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, और इसका असर अभी नहीं, 2-3 साल के बाद देखने को मिलेगा बिहार। जी, तो राकेश जी, इन सारी चीजों को आप समझ करिए कि अभी बिहार में अभी जो स्थिति हम लोगों ने अभी जो अब चर्चा में जो जाना कि अभी बिहार में एनडीए बढ़त पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तैयारी उसकी अच्छी है। नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो उतनी प्रभावी नहीं है कि वो कोई ज्यादा असर डाल पाए। और प्रशांत किशोर जो एक बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दे रहे थे, वो अब धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे की तरफ। और उनके बातों से, उनके जो टीवी इंटरव्यू जा रहे हैं, उनसे भी जिस तरह से वो खींच रहे हैं एंकरों पर, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको अपनी स्थिति का आभास होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों को जरा समझ करिए और बताइए कि अभी क्या स्थिति है बिहार के चुनाव की, क्योंकि अब इसके बाद तो काफी कम दिन बचा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो जाएगा, आज 22 हो गए, तो मुश्किल से 10-12 दिन का समय बच रहा है। तो हाँ, पहले चरण का जो तुलना करें तो पहले चरण में कौन सा आपको क्या समीकरण दिखाई दे रहा है? देखिए, कुल मिलाकर बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं सर, 3 पहलू हैं। बीजेपी का है कि अपनी सरकार बनानी है, नीतीश जी को जिस तरीके से किनारे करना है, तमाम चीजें हो रही है। 2 तरह का मैसेज है कि नीतीश जी जग गए, सो गए, क्या है। एक महागठबंधन का था, तो यहाँ भी चीजें बहुत स्पष्ट है। लेकिन हम समझ रहे हैं तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है सर, गोपाल दास नीरज की एक बहुत अच्छी कविता है, और हाजीपुर में हम लोगों का वैशाली है, वहाँ एक मंच होता है कचहरी मैदान में। तो गोपाल दास नीरज ने बहुत पहले कविता कही थी कि मत पूछो कि कौन कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे गलत लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्हें रहना चाहिए जेल में वही यहाँ बैठे हैं। तो कुल मिला के जेल का मतलब यह है कि नेपथ्य में जिनको जाना चाहिए वही चेहरे तमाम यहाँ है। तो कुल मिला के कविता बाबा नागार्जुन की होती है कि यदि मिश्र जी पतरा देखू कहिया तक सरकार चलत, एक महत कुर्सी के खाते कहिया तक तकरार चलत। तो निष्कर्ष यही है कि सत्ता तो एनडीए की ही आनी है, जो स्थिति लग रही है और जो चीजें समझ में आ रही है। लेकिन वही है कि एक कुर्सी की जो तकरार है कि वो कुर्सी नीतीश के पास रहे या बीजेपी के पास जाए, तो ये कब तक चलेगा, और फिर नहीं तो फिर कहीं चाचा भतीजा साथ होके फिर एक नई सत्ता और एक नई समकरण की बात तो हुई, तो चुनाव के बाद की बात है।
लेकिन अभी कुल मिला के ये है कि बिहार की तस्वीर सर बहुत स्पष्ट नहीं है, और हम चाहेंगे कि इस संवाद को निरंतर बनाए रखिए और बड़ी चीजें स्पष्ट होंगी आहिस्ता आहिस्ता। कुल मिला के आज की तारीख में बिहार में वही जो मैंने शुरुआत की थी ना, कि अभी तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है और आईना का सिराजा जो है ना बिल्कुल बिखरा है। देखने की कोशिश करिए तो कहीं कभी किसी की तस्वीर दिखती है, कहीं नहीं दिखती है, फिर धुंधली हो जाती है। तो बिहार की जनता आईना बदलने की कोशिश कर रही है। अब वो नया आईना किस तरीके से हाथ में आता है नहीं आता है, यही है जी। तो चलिए, चर्चा काफी अच्छी रही और हमारे साथ काफी हमारे नीरज जी थे जो तकनीकी कारणों की वजह से उनका कनेक्शन हमसे कट गया। तो हम लोग 3 लोग, राकेश जी, प्रियेश जी और विकास जी, आप तीनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के ज़रिए हमारे दर्शकों को साफ हुई होंगी और आज बिहार में क्या स्थिति है, इसका भी अंदाज़ा लोगों को लग गया होगा। तो चर्चा हम चाहेंगे कि नियमित रूप से करें और आपके अनुभव और आपकी जो जानकारियाँ हैं, वो लोगों तक पहुँचाते रहें। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।